सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इतिहास का सबसे डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन आपने कभी सोचा है ये अचानक से कैसे शुरू हो गया? अचानक से कुछ नहीं हुआ था। इसके पीछे कुछ बहुत ही पावरफुल फोर्सेस काम कर रही थीं। तो चलिए आज हम समझेंगे कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिन्होंने दुनिया को एक और महायुद्ध में ढकेल दिया। ओके, सो लेट्स डाइव राइट इन। इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 क्रूशल पॉइंट्स को एक एक करके देखेंगे। आई प्रॉमिस इसके एंड तक आपको एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। तो सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की दुनिया को इमेजिन कीजिए। एक टूटी हुई बिखरी हुई दुनिया। आम लोग फाइनेंशियली यानी इकोनॉमिकली बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे। गवर्नमेंट्स उनकी कोई मदद नहीं कर पा रही थी और इस वजह से लोगों का डेमोक्रेसी से विश्वास उठने लगा। और देखिए, जब भी सिस्टम पर से लोगों का विश्वास उठता है ना, तो वो एक्सट्रीम लीडर्स और रेडिकल आइडियोलॉजीज में सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हैं। और इसी का सबसे पहला एग्जाम्पल हमें मिलता है इटली में। चलिए देखते हैं वहां पर इस बेचैनी का क्या नतीजा निकला। देखिए, आयरॉनिकली इटली जीतने वालों की साइड पर था, फिर भी उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने $12 बिलियन खर्च किए, 6 लाख सोल्जर्स को खो दिया, और इतना सब कुछ सहने के बाद भी जब जमीनें बांटने की बारी आई तो उनके एलाइज ने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। नेचुरली इससे पूरे देश में गुस्से और फ्रस्ट्रेशन का माहौल बन गया। और इसी गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के माहौल में से एक नेता उभर कर आया, बेनिटो मुसोलिनी। उसने एक नई पार्टी बनाई, फैशिस्ट पार्टी। ये जो टर्म है ना, फैशिज्म, ये इटालियन वर्ड फैशिज्मो से आता है। इसका सीधा सा मतलब है स्टेट का यानी गवर्नमेंट का हर चीज पर एब्सोल्यूट कंट्रोल। और मुसोलिनी का सेंट्रल आइडिया, उसका फंडा बिल्कुल साफ था, 1 पार्टी 1 लीडर। बस इसका मतलब था कोई ऑपोजिशन नहीं, कोई आपसे सवाल नहीं करेगा, बस एक सुप्रीम लीडर होगा और उसकी पार्टी। पावर दिखाने के लिए उन्होंने ये सिंबल अडॉप्ट किया, लकड़ियों का एक गुत्था जिसके बीच में एक कुल्हाड़ी है। ये सिंबल पुराने रोमन सम्राट की शक्ति का प्रतीक था। बेसिकली मुसोलिनी लोगों को ये मैसेज दे रहा था कि वो इटली को उसकी पुरानी ग्लोरी, उसकी शान वापस दिलाएगा। और जैसे ही पावर हाथ में आई, मुसोलिनी ने अपनी अग्रेसिव एक्सपेंशन पॉलिसीज शुरू कर दी। उसने टर्की से आइलैंड्स छीन लिए, अल्बेनिया और एबिसिनिया पर कब्जा कर लिया, और आखिर में लीग ऑफ नेशंस से सारे रिश्ते तोड़कर जर्मनी और जापान के साथ मिल गया। इसी से बना रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस। अब देखिए, इटली में तो गुस्सा था, लेकिन जर्मनी में हालात और भी ज्यादा खराब थे। यहां सिर्फ गुस्सा नहीं था, यहां गुस्सा बदले की आग में बदल चुका था। जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 हार चुका था, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी, और सबसे बड़ी चोट उन पर जबरदस्ती थोप दी गई थी, द ट्रीटी ऑफ वर्साई। इस ट्रीटी में एक वॉर गिल्ट क्लॉज था जिसने सारी लड़ाई का ठेकरा जर्मनी के सर पर फोड़ दिया और उन पर भारी रेपरेशंस यानी हर्जाना लगा दिया। ये जर्मन्स के लिए एक नेशनल इंसल्ट था। इसी गुस्से और अपमान का फायदा उठाया एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने। उनकी फिलॉसफी में 2 चीजें थी, एक तरफ एकदम एग्रेसिव नेशनलिज्म और दूसरी तरफ सोशलिज्म का एक ऐसा वर्जन जो आम परेशान जर्मन लोगों को बहुत अपील कर रहा था। परेशान और हारे हुए जर्मन लोग हिटलर को फ्यूरर मानने लगे थे। फ्यूरर का मतलब होता है लीडर या सेवियर, एक रक्षक। उन्हें लग रहा था कि सिर्फ हिटलर ही उनके देश का खोया हुआ सम्मान वापस दिला सकता है। हिटलर का मेन एम जर्मनी को फिर से एक मेजर ग्लोबल पावर बनाना था, लेकिन इसके लिए उसने ऐसी भयानक पॉलिसीज अपनाई जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने प्यूरिफिकेशन ऑफ द जर्मन रेस के नाम पर ज्यूज, जिप्सीज और कई अन्य लोगों को सिस्टमैटिकली खत्म करना शुरू कर दिया। इस भयानक जेनोसाइड को दुनिया हॉलोकॉस्ट के नाम से जानती है। चलिए अब यूरोप से निकलकर एशिया की तरफ देखते हैं, क्योंकि आग सिर्फ वहीं नहीं लगी थी। जापान में एक अलग ही लेवल का मिलिटरिज्म यानी मिलिट्री पावर पर फोकस बढ़ रहा था। वहां भी नेशनल प्राइड और एक्सपेंशन की भूख बढ़ रही थी। बिल्कुल इटली की तरह जापान भी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद के सेटलमेंट से खुश नहीं था। उन्हें लगा कि वेस्टर्न पावर्स ने उनके साथ नाइंसाफी की है। उनकी नेवल फोर्स को लिमिट कर दिया गया, उनसे आइलैंड्स खाली करवाए गए, और लीग ऑफ नेशंस में भी उन्हें परमानेंट सीट नहीं मिली। उनके लिए ये सब एक बेइज्जती थी। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? सेम स्टोरी। उन्होंने भी अग्रेशन और एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी अपनाई। 1932 में उन्होंने मंचूरिया पर कब्जा किया, 1933 में लीग ऑफ नेशंस से रिश्ता तोड़ दिया, और 1936 में तो उनके एम्परर हिरोहितो ने खुद इन इंपीरियलिस्ट एक्टिविटीज को और बढ़ावा देना शुरू कर दिया। अब सोचिए, इन सारी पॉलिटिकल टेंशन्स के बीच में
एक और बड़ा तूफान आ गया। ये तूफान था एक इकोनॉमिक तूफान, जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया और पहले से खराब हालात को और भी बदतर बना दिया। 24 अक्टूबर 1929 अमेरिका के वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट में अचानक से शेयर्स बिकने लगे और मार्केट क्रम्बल कर गया। इस वॉल स्ट्रीट क्राइसिस ने आगे चलकर ग्रेट ग्लोबल डिप्रेशन को जन्म दिया, जिसने दुनिया भर के देशों की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया। इसका असर इतना गहरा था कि पूरी दुनिया का जो ट्रेड था, यानी ग्लोबल ट्रेड, वो लगभग आधा हो गया, 50%। कैन यू इमेजिन? जब काम नहीं होता, पैसा नहीं होता, तो लोग और भी ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं और ऐसी हालत में वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की तरफ ही देखते हैं। तो इन सभी फोर्सेस ने मिलकर एक ऐसी परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट कर दी जहां एक और वर्ल्ड वॉर होना ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल हो गया था। इटली का गुस्सा, जर्मनी का बदला, जापान के इंपीरियल सपने और इन सबको हवा देने वाली आर्थिक मंदी, ये सब मिलकर दुनिया को तबाही के रास्ते पर ले। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।